Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are fine. हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 22 का एक बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। अगर ये फ़र्ज़ कीजिए आपको पेपर में नहीं आता, स्टिल इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज़ इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपकी कॉमन लाइफ में जो है वहाँ पे भी आपको जो है वो हेल्प आउट करेगा। सो द नेम ऑफ टुडेज़ टॉपिक इज़ RH ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप जो है इट फर्दर लीड्स टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये हमने पढ़ना है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत आसान है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बेटा, आप लोगों ने, अगर आपको यहाँ स्लाइड से क्लियर नज़र ना आ रहा हो ना, तो आपने बुक ओपन कर लेनी है। ठीक है, मेरी बात सुनते जाएं और बुक से खुद जो है वो रीड करते जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो आपकी बुक से ही लिया गया जो है वो टेक्स्ट है। सो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप प्लीज़ अपनी बुक खोलें और फिर इस लेक्चर को जो है वो सुने। इट विल हेल्प यू अलॉट। अच्छा, इससे पहले कि हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की स्लाइड पे जाएं, आई वाना टीच यू समथिंग। वो ये है कि लैंडस्टाइनर ने रेसिस मोंकी के अंदर जो है वो सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया। जैसे अब आपने देखा है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन्स पाए जाते हैं, A या B या AB। तो उस बेस के ऊपर हमने ब्लड ग्रुप्स बनाए हुए हैं, A, B, AB, O वगैरह। ठीक है, इसी तरह अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक फैक्टर RH मौजूद हो तो हम कहेंगे कि भाई ये जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव। अक्सर आपने देखा होगा ना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। A तो आपको पता है एंटीजन्स हैं, पॉजिटिव इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके ब्लड सेल्स के ऊपर जो फैक्टर RH है वो मौजूद है। अगर किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे कि भैया ये क्या है, RH नेगेटिव। उसका ब्लड ग्रुप के साथ हम जो भी उसका ब्लड ग्रुप है, A हो, B हो, AB हो, तो उसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको ब्लड ग्रुप को जो है वो 3 जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। उनमें से जो जीन D है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जीन D जो है इसके 2 अलील्स होते हैं, कैपिटल D और स्मॉल d। कैपिटल D जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डोमिनेंट होता है ओवर स्मॉल d। अगर किसी पर्सन के अंदर कैपिटल D है वो तो RH पॉजिटिव है ही है, लेकिन अगर कैपिटल D स्मॉल d भी है तो भी वो RH पॉजिटिव होगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। और अगर स्मॉल d है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। तो अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको बताई गई चीज़ें, इसकी आपने रीडिंग करनी है। ABO ब्लड टाइप जो है इज़ फर्दर डिफ्रेंशिएटेड। इसमें मज़ीद हम जो है वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं बाई A पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। दिस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रेफर्स टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम कॉल्ड RH फैक्टर। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसको हमने डिफाइन किसकी बेस के ऊपर करना है, RH फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसको जो है वो रेसिस मोंकी की वजह से हमने RH फैक्टर, क्योंकि उसके अंदर ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और डिस्कवर किया किसने था, लैंडस्टाइनर ने। कब बोला, 1930s में। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय 3 जीन्स C, D और E। MCQs हो जाए कि कितने जीन इसको कंट्रोल करते हैं, 3, C, D और E। अब ये तीनों जीन्स 3 डिफरेंट जगहों पे नहीं पाए जाते, बल्कि ये 2 जो हैं वो टाइटली लिंक्ड लोसाई पे पाए जाते हैं, 2 टाइटली लिंक्ड लोसाई के ऊपर। अलील्स ऑफ जीन D जो है वो एक लोकस को ऑक्यूपाई किए होते हैं, उसको हम लोकस D का नाम देते हैं, वाइल जीन C एंड E जो है ये दूसरे लोकस के ऊपर पाए जाते हैं, यानी ये दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। लेकिन जो जीन D है इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ये सबसे ज़्यादा अहम है। इसका मैंने आपको बताया कि जीन D जो है इसके 2 अलील्स होते हैं, कैपिटल D एंड स्मॉल d। कैपिटल D इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल d। वो पर्सन हैविंग जीनोटाइप कैपिटल D और स्मॉल d कैपिटल D हैव RH फैक्टर
ऑन देयर रेड ब्लड सेल्स, और उनको हम कहेंगे RH पॉजिटिव। पर्सन्स विद जीनोटाइप्स DD, जिनके अंदर DD है, स्मॉल d है, वो डू नॉट हैव RH फैक्टर, और उनको हम कहेंगे RH नेगेटिव। क्या बोल देंगे उन्हें? RH नेगेटिव। तो सो आपको यहाँ तक अब ये क्लियर होना चाहिए कि RH पॉजिटिव कौन है और RH नेगेटिव कौन है। अनलाइक द नेचुरली अकरिंग, अच्छा एक बात और देखें, जिस तरह anti-A एंटीबॉडीज़, anti-B एंटीबॉडीज़ वो कुदरती तौर पर ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसके अंदर एंटीजन A है और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कौन सी होंगी? B वाली। लेकिन इसके बरक्स जो है RH एंटीबॉडीज़ जो हैं ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती। अच्छा, ये कब पाई जाती हैं? वो आपको इस तरह से पता चलेगा कि अगर एक बंदा जो है वो RH नेगेटिव है, इसका मतलब उसके अंदर RH एंटीजेंस या RH फैक्टर मौजूद नहीं है। बट अगर आप उसको RH पॉजिटिव का ब्लड जो है वो गलती से लगा देंगे तो उन RH एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में उसका ब्लड जो है वो RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये नेचुरली नहीं पाई जाती। लेकिन अगर नेगेटिव के अंदर ब्लड चला गया पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव के रिस्पॉन्स में यानी RH फैक्टर के रिस्पॉन्स में RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। सो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई देखिए, जो भी RH पॉजिटिव वाला बंदा है, ठीक है, RH पॉजिटिव वाले को आप RH नेगेटिव वाले का ब्लड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो एंटीबॉडीज़ जो है, एंटीजेंस RH फैक्टर जो है वो तो मौजूद ही नहीं है ना। तो अगर आपने RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड लगा दिया तो RH नेगेटिव जो है वो उस पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है वो RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, और वो फिर आपको पता है कि एग्लूटिनेशन हो जाती है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन जो है वो किसको ब्लड दे सकता है। कहता है अनलाइक द नेचुरली अकरिंग anti-A and anti-B antibodies of ABO system, anti-RH antibody production requires a stimulus by the when he is exposed to RH antigen. RH पॉजिटिव डोनर जो है इज़ टोटली इनकम्पैटिबल, यानी पॉजिटिव जो डोनर है ना इनकम्पैटिबल है फॉर RH नेगेटिव रेसिपिएंट, यानी RH पॉजिटिव का ब्लड आप RH नेगेटिव को बिल्कुल नहीं लगा सकते। इफ़ एन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव्स RH एंटीजन थ्रू रॉन्ग RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ही विल बिगिन टू प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द RH एंटीजन्स। सो क्या होगा? RH नेगेटिव ब्लड क्लियर ऑफ एनी, अब देखें वो आपको दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि आपके पास RH नेगेटिव ब्लड है और उसके अंदर जो है वो कोई भी एंटी RH एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती फ्रॉम अ डोनर हु हैज़ नेवर बीन एक्सपोज टू RH एंटीजन, जिसको पहले कभी भी RH एंटीजन नहीं लगाई जाती, उस नेगेटिव का ब्लड जो है कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड, किसको बोला? टू RH पॉजिटिव रेसिपिएंट। तो बेटा ये था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई होप कि आपको इसमें अब क्लियर। कितने जीन इसको कंट्रोल करते हैं जी? 3, C, D और E। ठीक है, कौन सा जीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? D। उसकी कौन कौन सी जीनोटाइप्स हो सकती हैं? 3 जीनोटाइप्स हो सकती हैं, कैपिटल A, कैपिटल D, कैपिटल D, कैपिटल D, स्मॉल d, स्मॉल d, स्मॉल d, ये ठीक है 3 जो हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं। तो फिर आपने देखना है कि जी पॉजिटिव कौन कौन सा होगा? कैपिटल D वाला, कैपिटल D स्मॉल d वाला, और नेगेटिव कौन सा होगा? स्मॉल d वाला। ठीक है, तो फिर ये किसको हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, किसको नहीं, तो वो आपने देखना है कि RH पॉजिटिव वाला जो बंदा है उसका ब्लड RH नेगेटिव को नहीं लगा सकते, लेकिन RH नेगेटिव वाले का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव वाले को हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने हमारे जो दूसरा टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, जब एक फीमेल है वो RH नेगेटिव है, उसकी शादी जो है वो एक RH पॉजिटिव के साथ हो जाती है। RH पॉजिटिव जो है उनके ज़ाहिर है जब बेबीज़ होंगे तो RH पॉजिटिव जो है वो कैपिटल D भी हो सकता है और कैपिटल D स्मॉल d भी हो सकता है जो मेल है। अगर तो वो कैपिटल D है तो उसने ज़ाहिर है जो जीन देना है वो अलील देना है वो कौन सा देगा? कैपिटल D। मदर की तरफ से वो RH नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें स्मॉल d है। तो वो जब कैपिटल D देगा तो स्मॉल d के साथ मिलके जो ब्लड होगा बेबी का वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर फादर जो था, मेल जो था, वो कैपिटल D स्मॉल d था तो उसके 50% चांस है कि वो कैपिटल D दे और 50% चांस है कि वो स्मॉल d दे। अगर वो स्मॉल d देगा तो मदर की तरफ से भी स्मॉल d आएगा तो बेबी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैपिटल D देगा और मदर की तरफ से स्मॉल d आ गया
तो कैपिटल डी और स्मॉल डी मिलके दोबारा से वो फिर क्या बना देंगे, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जी फादर जो है उसने कैपिटल डी जो अलील है वो दे दिया, मदर की तरफ से स्मॉल डी आ गया, बेबी जो है वो पॉजिटिव हो गया। जैसे ही वो बेबी जो है वो RH पॉजिटिव होगा तो यू नो दैट मदर और बेबी के आपस में जो कनेक्शन होता है वो थ्रू प्लेसेंटा होता है। तो रेड ब्लड सेल्स जो RH पॉजिटिव फीटस के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इंटर किसके अंदर भला, इनटू RH मदर्स ब्लड स्ट्रीम, यानी RH पॉजिटिव फैक्टर जो है वो मदर के अंदर जो है वो इंटर हो गया। अच्छा जी, जब उसके अंदर दाखिल हो जाएगा द मदर्स इम्यून सिस्टम फिर क्या करेगा, रिएक्ट टू द फीटल RH एंटीजन स्टिमुलेट बाय द प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर, वो क्या बनाना शुरू कर देगा जी, RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब कभी देखें ये दो टू वे ट्रैफिक होती है। अगर बेबी की बॉडी से ब्लड जो है वो जा रहा है मदर के अंदर, तो मदर से जो है वो भी क्रॉस करके प्लेसेंटा को जो है वो बेबी के अंदर जा सकता है। चुनाचे क्या होगा कि जब मदर के RH एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सीप थ्रू प्लेसेंटा में से गुजर के दाखिल हो जाए इनटू ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फीटस। अब वो फीटस के अंदर दाखिल हो गए तो क्या करेंगे जी, दे स्टार्ट हीमोलाइसिस। क्या शुरू हो जाएगा जी, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ फीटस। फीटस के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब फीटस के रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स कम होने से वो बेबी क्या हो जाएगा, अनीमिक, लैक ऑफ ब्लड, ये एक बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि ये पहला नतीजा है जो उसका हो सकता है कि जी वो बेबी जो है वो अनीमिक हो सकता है। डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो खून की कमी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके जो खून के खलियात हैं वो क्या हो रहे हैं, तबाह होना शुरू हो गए। द अनीमिक फीटस फिर क्या करता है, स्टार्ट टू रिलीज मैनी इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस इनटू हिज ब्लड स्ट्रीम, यानी उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे जो है ना ये लोथड़े से एरिथ्रोब्लास्टिस खून के जो खलिए हैं ना वो इमेच्योर रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये वजह है कि जो हीमोलैटिक डिजीज़ होती है न्यू बॉर्न्स की, इस हीमोलैटिक यानी ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड जो है, इसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। ये हमारा बेटा ये जो टॉपिक था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। दिस एनीमिक मे लीड टू द अबॉर्शन और स्टिल बर्थ भी हो सकती है उस बेबी की। इवन इफ़ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज द लिवर एंड द स्प्लीन, अगर वो प्रेगनेंसी जो है वो चल भी रही है तो भी बेबी के अंदर क्या होगा, उसका जो जिगर वगैरह होता है वो स्वेल फूल जाता है और रैपिडली प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स को। ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है इनको हम फिर बिलिरुबिन का नाम देते हैं। ये आल्सो एक्यूमुलेट इन द फीटस, ये भी फीटस में इकट्ठे हो जाते हैं। बिलिरुबिन डैमेज हिज ब्रेन सेल्स एंड टर्न्स हिज स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आई येलो, यानी उसकी जो आंखें हैं ना वो येलो सी होना शुरू हो जाती हैं। जब आंखें उनकी येलो हो जाएंगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, जॉइंडिस। क्या बोल देंगे, जॉइंडिस, जिसे हम यरकान भी कहते हैं। सो क्लियर हो गया आपको। RH नेगेटिव फीमेल जो है उसकी शादी होगी RH पॉजिटिव के साथ, तो डिपेंड करता है कि RH पॉजिटिव जो है वो कौन सा है, कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर तो कैपिटल डी होगा तो उनके तमाम बेबीज़ जो हैं वो क्या होंगे जी, पॉजिटिव ब्लड रखने वाले होंगे। और जब पॉजिटिव वाले होंगे तो फिर उनमें ये प्रॉब्लम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस के चांसेस जो हैं वो हो जाएंगे। अगर जो है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है तो हाफ ऑफ देयर बेबीज़ विल बी पॉजिटिव एंड हाफ ऑफ देयर बेबीज़ विल बी RH नेगेटिव। तो ये आपने बेटा इसमें से गो थ्रू हो गया। आई होप आपको इसकी ना अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं इफ़ द बेबी बोर्न अलाइव सफ़र फ्रॉम सीवियर हीमोलैटिक एनीमिक एंड जॉन्डिस हो गया उसको, सच बेबीज़ ब्लड शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय द RH ब्लड फ्री ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज़, यानी उसको आपने फौरी तौर पर ऐसा ब्लड लगाना है जिसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ मौजूद ना हो। अच्छा, जब उसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होंगी तो हमने वो वाला ब्लड उसको लगाना है। द फर्स्ट RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसी, जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो हो सकता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। इफ़ वेरी फ्यू फीटल एंटीजेंस क्रॉस प्लेसेंटा इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज़ नॉट वेरी हाई, यानी कि माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ तो पैदा हो गए हैं लेकिन वो इतनी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। लेकिन जब प्लेसेंटा डिटैचेस एट बर्थ, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो बर्थ के मुकाम जो है, जब उस बेबी की बर्थ होगी प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो गया यानी कि अलग हो गया, तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ फीटल सेल्स जो हैं वो इंटर मदर्स ब्लड स्ट्रीम एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज़ बाय द मदर।
यानी कि अब बर्थ हो गई है, लेकिन वो जब जो है वो थोड़े से RH पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं वो मदर के अंदर जो दाखिल हो गए हैं, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा RH एंटीबॉडीज़ बनाते रहेंगे. दीज RH एंटीबॉडीज़ परसिस्ट इन द मदर्स ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक वो उसके अंदर रहते हैं, एंड आर persistent risk for the next RH पॉजिटिव फीटस. ठीक है. RH सेंसिटाइजेशन जो है वो RH मदर. अच्छा, ये दूसरी कहानी जी कि अब मदर जो है वो भी तो सेंसिटिव है ना अगेंस्ट RH एंटीजेंस. उसकी जो सेंसिटिविटी होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं एक सिंपल थेरेपी के साथ. ये सिंपल थेरेपी क्या है जी, उसको हमने ना जैसे ही बेबी की बर्थ होती है और हमने देखा कि बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो हमने क्या करना है, उस मदर को ना एक एंटी सीरम RH एंटी सीरम का एक इंजेक्शन लगा देना ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. द RH एंटीबॉडीज़ जो होंगे इन द RH एंटी स्ट्रीम, RH एंटीबॉडीज़ जो हैं RH एंटी स्ट्रीम के अंदर मौजूद, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस बिफोर दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल एंटी RH एंटीबॉडीज़. तो वो जो आपने एंटी सीरम लगा दिया ना, वो RH पॉजिटिव के एंटीजेंस को तबाह कर देगा मदर के ब्लड के अंदर, और इससे पहले कि मदर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए, वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा नहीं बनाएंगे. द इंजेक्टेड एंटी सीरम डिसअपीयर्स बिफोर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगली प्रेगनेंसी से पहले जो है वो आपने जो इंजेक्ट किया होगा एंटी सीरम वो डिसअपीयर होगा, और मदर का जो ब्लड है ना वो RH एंटीजन से जब फ्री हो गया तो उसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ भी नहीं होंगी, और नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है ना वो क्या हो जाएगी, सेफ़ हो जाएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग. टेक होम मैसेज क्या है कि जी, अक्सर जब ये मैरिजेस की जाती है ना जो है वो अब्रॉड दूसरे ममालिक में, वहाँ पे वो पहले सारे टेस्ट करते हैं, ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं कि भाई आया इनके जो बेबीज़ हैं वो सेफ़ होंगे या नहीं होंगे. आपको पता है यहाँ पे हमारे इतना जो है ये ट्रेंड नहीं है, और ये बाद में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं. बट आपने अब बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेबी का ब्लड है ना वो अगर पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है, तो आपने मदर को जो है ये इंजेक्शन देना है एंटी सीरम का, ताकि उसकी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ ना बने और उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है ना वो सेफ़ हो जाए. अगर एंटीबॉडीज़ आपने बनने दिए और नेक्स्ट उनका बेबी भी RH पॉजिटिव आ गया, तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस बेबी को जो है वो शदीद अनीमिक कर सकते हैं, जॉन्डिस भी कर सकते हैं, उसकी डेथ की वजह भी बन सकते हैं. सो आई होप दिस वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड it helped you a lot in understanding. If you have any questions, please ask. Thank you so much. Allah Hafiz.